हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज का जो वीडियो है हम डिस्कस करेंगे कि डिसर्टेशन मास्टर्स का है क्या और थीसिस राइटिंग कैसे करते हैं। साथ में थोड़ा से फीडबैक रहेगा आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसके ऊपर, और ये भी कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है अगर आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो पीएचडी इंटरव्यू के लिए, या अपना जो डिसर्टेशन है या पीएचडी का रिसर्च है उसको कैसे डिफेंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं उसका मेन पर्पस ये है कि हम आर्टिकल्स पब्लिश करें, कुछ ऐसा पब्लिश करें कि बाकियों को वो विजिबल हो, वो एक्सेसिबल रहे। तो राइटिंग स्किल होना ज़रूरी है। और ये सोचना है कि जब आप मास्टर्स में हो और डिसर्टेशन आपके लास्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड लास्ट में आप उसमें काम स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको मास्टर्स में बहुत ज़रूरी है कि उसको अच्छे से करो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मास्टर्स का उसका डिसर्टेशन वर्क है। साथ में वो जो आप स्किल डेवलप कर लेते हो मास्टर्स में, तो वो पीएचडी और आगे की रिसर्च में भी काम आता है। जो सुपरवाइज़र है, जो आपके गाइड हैं, उनके साथ आप जितना सीख सकते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका पर्सपेक्टिव, उनका जो नॉलेज बेस है उसके ऊपर अगर आप अपने आप को डेवलप कर लेते हो, सीख लेते हो, तो आपका लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प हो जाता है। साथ में ज़रूरी है कि आप स्मार्टली काम करो। मास्टर्स है तो उसका डिसर्टेशन आपका 3 महीने में किसी भी तरह ख़त्म हो सकता है अगर आप फोकस रखो। तो उसको कैसे डीलिमिट करना है और उसको किस तरह से आप अप्रोप्रिएट बनाओ, प्रेजेंटेबल बनाओ, तो वो आपको कोशिश करना है कि उसमें आप स्मार्ट वर्क का यूज़ करो। फिर जो डिसर्टेशन है उसकी जितनी भी बैकिंग है वो सब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर से लोगे। आप खुद से कुछ अपना कोई आर्टिकल नहीं, या खुद से आप कुछ ऐसा वेरिएबल मत डिज़ाइन करो जिस पे पहले से आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर ना पढ़ा हो। तो सब कुछ जो आपके वेरिएबल्स है, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जो साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, वो सब आपका पास्ट वर्क से ही आएगा मास्टर्स के डिसर्टेशन में। और आप या तो उसको क्रिटिक करोगे या आप उसको एज अ ऑब्जर्वर देखोगे थ्रू आउट, या आप उसको कंपेयर कर सकते हो दो रिसर्चर्स के बीच में कि क्या एक ही रीडिंग है और आपका क्या दूसरे का ऑब्जर्वेशन है, क्या वो कोरिलेट कर रहा है कि नहीं, या फिर अ, अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस होगा कि आप किस एरिया में आप कंफर्टेबल हो। क्या आप नंबर्स के साथ काम कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स आराम से यूज़ कर सकते हो, क्वांटिटेटिव फिर आपका एरिया रहेगा। अगर आप लिटरेचर पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो, बहुत स्टडी करना चाहते हो, तो क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ज़्यादातर सोशल फिनोमिनल्स के लिए होता है, जैसे कि आपका फिनोमिनोलॉजी, या कोई आप नैरेटिव रिसर्च लिख रहे हो, किसी की बिब्लियोग्राफी के बारे में आप उसको देख रहे हो, उसको सब्सटैंशिएट करो जो अदर लिटरेचर है, सेकेंडरी सोर्सेज है उनके साथ। तो फिर आपका एक बार क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डिसाइड हो जाए तो फिर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने उसको स्पेसिफाई कर लिया तो आपका जो काम है उसमें फ्रस्ट्रेशन कम होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि काम स्टार्ट करते हैं एंड आपका जो जिस डायरेक्शन में जाता है काम, वो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो आपको बैक ट्रैक करके कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। और ये हो सकता है 2-3 बार हो, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना हो। गाइड की एक्सपर्टीज़ को ध्यान रखते हुए आप अपना रिसर्च टॉपिक बनाओगे तो आपका जो गाइड है, अपने रिसोर्सेज, अपने जो नेटवर्क है उसमें जो लोग हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको उनके टच में ला सकते हैं वो। तो आपका काम आसान हो जाता है। साथ में एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू, उसको थरोली आपको रिसर्च करना है, उस पर स्टडी करनी है, उसके आउटकम्स देखने हैं, मेथड्स देखने हैं, और उसके बेसिस पे आप अपना रिसर्च का टाइटल या डिसर्टेशन का टाइटल डिसाइड कर सकते हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो। ये ज़रूरी है समझना कि क्या सब्जेक्ट्स है आपके, किस एज ग्रुप के हैं, किस स्ट्रैटा के हैं, क्या वो आपके लिए कोऑपरेट करेंगे, क्या वो जेन्युइनली अपना फीडबैक देंगे, या फिर वो कुछ भी रिसर्च, कुछ भी डेटा भर के दे देंगे आपको। तो उसका भी ध्यान रखना है। वेरिएबल्स क्या चूज़ कर रहे हो उसको आप अपने रिसर्च में उसका कुछ सिग्निफिकेंस है। ज़बरदस्ती तो आप एक वेरिएबल को नहीं ला रहे, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती कुछ वेरिएबल आपने ले आया तो आपका जो रिसर्च का आउटकम्स है वो डेफिनेटली उसको कोरिलेट नहीं कर पाएगा, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।
साथ में डिसर्टेशन में आप कोशिश करो वो ही टूल्स लो जो अवेलेबल हो। कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट्स है, आप नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन में जाके वहाँ से भी कुछ परचेज़ कर सकते हो। तो आप ये वाले रिसर्चेस पे आप काम करो जिनका टूल पहले से अवेलेबल है। फिर हम आते हैं कि आपका जो काम है वो टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। आप पहले से क्लैरिटी रखो कि 3 महीने में अगर डिसर्टेशन का काम करना है मास्टर्स में तो उतने में ही करो। डीलिमिट कर दो स्टडी को। ऐसा स्टडी बनाओ जिसमें आपका सैम्पल भी इजीली अवेलेबल हो, टूल्स पहले से अवेलेबल हो, और आप थोड़ा सा अडेप्ट करके अपने लोकल सेटिंग्स में उसको आप जल्दी से इम्प्लीमेंट कर सको। फिर एक्शन रिसर्च है या केस स्टडी है, एज अ पार्टिसिपेंट आप उसको ऑब्जर्व करोगे या फिर आप एज ए एक्सटर्नल ऑब्जर्वर दूसरे को ऑब्जर्व करोगे। तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप किस तरीके से इसको प्रोसेस करोगे। थ्रू आउट आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, आपके जो पियर्स है और लिटरेचर जो आप पढ़ते हो उसमें से बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहेंगे, तो उनमें आपको डीप में नहीं जाना। आपका बहुत टाइम बर्बाद हो सकता है, तो आपको वो टाइम जो काम जो आपको अच्छी चीज़ें लग रही है उसको आप एक पैरेलल नोटबुक में लिखते रहो। और हो सकता है जब आप पीएचडी कर लो उसके बाद आपके पास जब टाइम है अपने रिसर्च स्कॉलर्स के साथ आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर एक सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए आपकी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में। अगर आप डेवलपमेंटल स्टेजेस कर रहे हो तो आप पियाजे की थ्योरी अच्छे से जानते हो, या एरिक्सन को अच्छे से समझो, वाइगॉत्स्की को समझो। अगर लैंग्वेज से रिलेटेड है तो आप चॉम्स्की के बारे में पढ़ो, और उसके बारे में जो लिटरेचर मिल रहा है उसमें किस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से उन्होंने रेफ़र किया है, आप अपनी तरफ से भी उसको देखो। और उनके डायरेक्ट जो थ्योरीज है उसको आप पढ़ो, उनका क्रिटिक देखो, और उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में वो थ्योरी डेवलप की उसको भी स्टडी करो। और फिर अपना ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने में आसान हो जाएगा। एक बार आपके ऑब्जेक्टिव्स रिफाइंड है तो आपका मोस्टली जो डिसर्टेशन का काम है या रिसर्च का काम है वो क्लियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप उसको एक अच्छी रिसर्च में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ज़्यादातर साइकोलॉजिकल फिनोमिनन्स पे होती है। आप कंस्ट्रक्ट्स यूज़ करते हो और उसके बेसिस पे आप किसी नंबर से किसी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को आप स्टडी करने की कोशिश करते हो, जैसे एंजाइटी या उसका वेलबींग। तो वेलबींग आपने डिसाइड किया, वेलबींग स्टडी करो, तो उसमें ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है आपके कॉन्टेक्स्ट में ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्या ये मेंटल वेलबींग है, क्या ये फिजिकल वेलबींग है, या उसकी सोशल वेलबींग है। उस किस बेसिस पे आप अपने रिसर्च पे उसको कह रहे हो और उस पर स्टडी करोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और किस पैरामीटर्स पे आगे आप उसको डिफाइन करोगे। क्या उसकी सेल्फ एफिकेसी है, या मोटिवेशन है, या उसकी एबिलिटी टू अडेप्ट है। तो आप पैरामीटर्स को भी अच्छे से समझो। सोशल फिनोमिनन्स को हम क्वालिटेटिव रिसर्च में रखते हैं। इसमें आपका लिटरेचर का भी स्टडी है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। इसमें आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें थीम्स कैटेगरीज में काम करते हैं। और फिर जो फ्रीक्वेंटली रिअकरिंग फिनोमिनन है उसको हम नरेट करते हैं। तो ये सब है। मिक्स मेथड रिसर्च में दो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को एक दूसरे से ट्रायंगुलेट करते हैं, उनकी सब्सटैंशिएट करते हैं अपने आउटकम्स को। तो ब्रॉडली स्पीकिंग आपका जो काम है एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के एरिया में होता है। उसको आगे आप जस्टिफाई कर देते हो अपने सोशल सेटिंग्स के बेसिस पे कि आप उसको क्वालिटेटिव रखोगे या क्वांटिटेटिव अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे, और फिर उस पर आप काम करते हो। तो हाउ टू चूज़ अ टॉपिक, जैसे बताया रिव्यू ऑफ लिटरेचर में अगर आप पढ़ो तो अगर ए और बी वेरिएबल के बीच में काम है, बी और सी के वेरिएबल के बीच में काम है, और कुछ थ्योरी सजेस्ट करती है कि ए एंड सी के बीच में काम हो सकता है, तो फिर आप वो गैप आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर सकते हो। या फिर अगर कोई स्टडी किसी एक स्पेसिफिक सेटिंग में हुई है तो आप उसको अपने सेटिंग में देख सकते हो, उसको क्या कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है आपकी सेटिंग्स में, या फिर किसी एक सोशल ग्रुप के ऊपर एक स्टडी हो चुकी है तो आप उसी स्टडी को सिमिलर वेरिएबल्स को आप दूसरी सेटिंग में एक दूसरे सोशल ग्रुप के साथ काम करके देख सकते हो
कि कैसा आउटकम आ रहा है। तो अगर आप लिटरेचर में देखो तो उसका जो डिलिमिटेशन एरिया है या फिर सजेशंस फॉर फ्यूचर वर्क, तो इसी के बेसिस पे आप कई कई अपने रिसर्च टॉपिक्स बना सकते हो। फिर आप स्पेसिफिक वेरिएबल्स की, अगर आप उनके बीच में कोरिलेशन स्टडी करना चाहते हो तो वो भी डिसाइड कर सकते हो। पैरामीटर्स जो आपने वेरिएबल सजेस्ट किया उसको डिलिमिट कर देते हो, उनके पैरामीटर्स किस साल में उन्होंने स्टडी किए इन वेरिएबल्स पे और किस कॉन्टेक्स्ट में किस कंस्ट्रक्ट को यूज़ करके किया है, तो वो उसके पैरामीटर्स बन जाते हैं। फिर जो सैम्पल है क्या वो विलिंग है आपसे फ्रीली ओपनली अपने जो इश्यूज है, जो सोशल स्टीरियोटाइप्स है या स्टिग्मास है, उसको डिस्कस करने के लिए। या अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, जैसे अगर आप पॉलिसी मेकर्स के पास जाओ, आप बोलो कि मेरे को ये आप अपना फीडबैक दो इस क्वेश्चनेयर में, तो वो जनरली वो ट्रांसपेरेंट ऐसा हो सकता है कि वो होना, वो किसी और को दे देंगे कि तुम भर दो मेरे बेसिस पे। तो वो आपके पास एक ऐसा डेटा आ जाएगा जिसका कोई आउटकम नहीं होगा। फिर प्लेजरिज्म, आप कहीं से कुछ कॉपी करते हो या कोई आइडिया लेते हो तो उसको साइट करना और उसको रेफरेंसेस में देना ज़रूरी है। 10% से कम प्लेजरिज्म रखना ज़रूरी है। एथिक्स याद रखना है कि परमिशन लेना है। अगर कोई जुवेनाइल है तो उसके पेरेंट्स से, स्कूल्स की से परमिशन लेना है। अगर किसी चीज़ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो उनका साइकोलॉजिकल हो, तो उस स्टडी में उनको पहले से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है, उनको इन्फॉर्म करना होता है कि इसका स्टडी का ये आउटकम हो सकता है, ये इफ़ेक्ट हो सकता है। और अपेंडिक्स जो आपके थीसिस है उसके एंड में जनरली दिया होता है कि हमने ये लेटर हमने अपने स्कूल अथॉरिटी से साइन करा है कि उन्होंने कहा है कि हम ले सकते हैं डेटा, और हम इतनी इंटीग्रिटी रखेंगे कि हम डेटा एक्सप्लिसिटली शेयर नहीं करेंगे। तो वो आप एथिक्स के अंडर काम करोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि आप अगर एमएड में हो तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो जो काम हुआ है आप उसको लिख लो, या फिर एक एक्सेल शीट लिख लो, अभी मैं आगे दिखाऊंगा उसमें किस वेरिएबल पे काम किया है, कौन सा टूल यूज़ हुआ है, टूल है कि नहीं। और आप उसका एक लिंक भी अपने डॉक्यूमेंट फाइल में या एक स्प्रेडशीट में आप बना के रखो। और फिर ये अलग अलग तरीके की रिसर्च ले जाओ, अपने गाइड के साथ बैठो, उनसे डिस्कस करो कि पिछले रिसर्च में इस लोकेशन में ये काम हुआ है, क्या हम इसको अपने स्टेट में अपनी सिटी में कर सकते हैं। और फिर नए नए आइडिया आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी वहीं से बनता रहेगा। तो कोशिश करो जो आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो उसमें 75% जो आप साइटेशंस कर रहे हो वो लास्ट रीसेंट के 10-15 ईयर्स से हो। और जो आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हो वो हर चैप्टर में, हर पैराग्राफ में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो। तो उस बेसिस पे आपकी जो रिसर्च है वो अच्छी निकलेगी और आगे उसको अप्रिसिएशन ही उस हिसाब से मिलेगा। तो जब रिव्यू लिटरेचर करते हैं तो हम क्या स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करें? तो आपके लिए एक टिप है, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना, सबसे पहले चैप्टर 3 खोलना है। चैप्टर 3 में देखना है उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स क्या लिए है, वेरिएबल्स क्या लिए, मेथडोलॉजी क्या यूज़ की है। उसके बेसिस पे फिर आप चैप्टर 5 पे जाओगे, उसमें आप फाइंडिंग्स देखोगे, आप डिलिमिटेशन देखोगे कि उन्होंने क्यों रिस्ट्रिक्ट किया अपना स्टडी, और साथ में आप ये देखोगे कि सजेशन फॉर फ्यूचर वर्क। जब चैप्टर 5 आप देख लोगे उसके बाद आप सीधा जाओगे अपेंडिक्स, उसमें देखोगे कि टूल अवेलेबल है, उन्होंने कहाँ कहाँ से कंसेंट लिया है, किस तरीके से कंसेंट लिया जाता है। मास्टर्स के लिए अगर टूल अवेलेबल है तो अच्छा है, नहीं तो आप कोशिश करो कोई और लिटरेचर देखो, या फिर आपको जैसे बताया ऑनलाइन कहीं से परचेज कर लो इन टूल्स को 1000-1500 रुपये के लिए, और आपका काम आसान हो जाएगा। लास्ट में जो जो आप पढ़ते जा रहे हो रेलिवेंट चीज़ों को आप एक्सेल शीट में मेंटेन करो। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप अलग अलग टैब्स बना लो जो आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, और आप फिर उनको एक ऐसा टैब बना लो जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ भी काम हुआ है। फिर आप उनको अलग अलग उनको नोट डाउन करते रहो। तो उसमें आप पब्लिशर कौन है, कहाँ पे पब्लिश हुआ है, क्या टाइटल है, कौन उसके ऑथर है, किस ईयर में है पब्लिश्ड, उसका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, कंट्री रीजन पॉपुलेशन साइज़ क्या यूज़ किया उन्होंने, फाइंडिंग्स क्या है, और साथ में सजेशंस फॉर फ्यूचर वर्क। तो इन सबको आप
ब्रीफ में यहाँ पे लिखते रहो, साथ में लिंक शेयर यहाँ पे ऐड करते रहो कि कभी भी आप उसको खोल के फिर से रीड कर सको, रिव्यू कर सको। तो डेसिटेशन और पीएचडी का जो पब्लिकेशन है उसका एक फिक्स्ड उसका फॉर्मेट रहता है जो इसमें दिया हुआ है। पर आपको ये याद रखना है, जब आपका रिसर्च प्रपोजल होता है 2000 वर्ड्स का है या 5000 वर्ड्स का है, उसका स्टार्टिंग में आप उसका ऑपरेशनल डेफिनेशंस लिख रहे हो या बीच में लिख रहे हो, स्टार्टिंग में आप उसकी नीड एंड उसका जो इम्पोर्टेंस है वो लिख रहे हो, सिग्निफिकेंस, या फिर लास्ट के चैप्टर में लिख रहे हो, तो ये आपको यूनिवर्सिटी बताएगा जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप सबसे पहले अप्लाई करने से पहले देखो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस फॉर्मेट में मांगते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कीवर्ड्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है, और फिर आप उसी हिसाब से अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हो। डीलिमिटेशंस हम रिसर्च प्रपोजल में नहीं लिखते, क्योंकि जो रिसर्च प्रपोजल है ये माना जाता है कि आपका 2-3 महीने बाद बिल्कुल बदल जाता है, उसमें कुछ एस्पेक्ट बदल जाते हैं और फिर आपका स्टडी स्टार्ट होता है। तो जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत टेंटेटिव होता है, इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। फिर ऑब्जेक्टिव्स जब आप एक बार डिराइव कर लेते हो तो ज़्यादातर मास्टर्स के डेसिटेशन में हम कोशिश करते हैं कि 3 से 5 ऑब्जेक्टिव रखें, और पीएचडी में आप 6 से 8 ऑब्जेक्टिव्स रख सकते हो। जनरली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लगभग उतने ही आपके हाइपोथेसिस होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे रिसर्च क्वेश्चंस आप बनाते हो, पर रिसर्च क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े ऑब्जेक्टिव्स से 1 या 2 या 3 ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने गाइड से बात करके और इस पे क्लैरिटी लेके आप जब इनको बहुत मेहनत के साथ बनाओ, फिर उसके बाद आपका काम लगभग पूरा हो जाता है। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस का काम है वो तो जल्दी जल्दी हो सकता है। फिर स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी है कि क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स आती हो। मीन, मीडियन, मोड, परसेंटेज, क्वार्टाइल, क्या फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल किस में लाई कर रहा है, क्या कितना परसेंट आपका पॉपुलेशन किस एज ग्रुप से है, फिर कितना परसेंट पॉपुलेशन आपका सीनियर एज ग्रुप से है। आप कहाँ पे डिफाइन करोगे कि ये हाई अचीवमेंट वाले बच्चे इस परसेंट से ऊपर के मार्क्स वाले हैं, या ये पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, या एनपीसी फॉलो हो रहा है। तो इतना स्टैटिस्टिक्स आपको मैथमेटिक्स थोड़ा आना चाहिए। फिर ज़रूरी है कि आप, ज़रूरी तो नहीं बट एक सजेशन है, आप फर्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसमें आप डेमोग्राफिक बताओ कि आप किस डेमोग्राफिक पे स्टडी कर रहे हो, कितने मेल्स थे, कितने फीमेल्स थे, और कितना परसेंटेज आपका किस एज ग्रुप का है। जैसे बिलो 15-30% आपके सैंपल रहा है, बिटवीन थर्ट बिटवीन 15 एंड 25-40% आपका सैंपल रहा है, एंड अबव 25 फिर रिमेनिंग परसेंटेज रहा है। तो इस तरीके से आपका डेमोग्राफिक भी आप अपनी कन्वे करने की कोशिश करो रिसर्च में, और उसके आगे फिर आप अपना रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बनाते रहो। तो जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हो तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो सबसे पहले हम 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे काम करते हैं। अगर उस पर सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आता तो फिर हम 0.01 पे करते हैं, वो और स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, और उसके आगे फिर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि हमारे गाइड की क्या एक्सपर्टीज़ है, फिर हम अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव स्टडी करके फिर उनको फॉर्मुलेट करके आगे अपना डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स पे काम करते हैं। टूल्स है SPSS, प्रिज्मा, आपका मेटा एनालिसिस क्या होता है, साइट फास्ट, मेंडले, जोटेरो, और आपका टर्निटिन। कुछ टूल्स है ऐसे जो पैराफ्रेज करने के लिए काम आते हैं। अगर आपका राइटिंग स्किल थोड़ा वीक है तो वहाँ पे आप थोड़ी बहुत हेल्प यूज़ कर सकते हो, बट कोशिश करो राइटिंग स्किल्स को जल्द से जल्द प्रैक्टिस के साथ आप डेवलप कर लो। फिर हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप
अपने डिसर्टेशन या रिसर्च को कैसे डिफेंड करते हो, और ये आपका जब पीएचडी का इंटरव्यू और रिसर्च प्रपोजल अपने साथ ले जाते हो तो उसमें भी काम आएगा। तो आपको सबसे पहले बाय हार्ट टाइटल याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं। उसके बाद आपको एक 5 to 7 मिनट्स का अपना इंट्रोडक्शन याद रखना है। इसमें आपकी क्या एजुकेशन बैकग्राउंड रही है, आपका हो सकता है नेट जेआरएफ का क्या परसेंटाइल रहा है, फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका क्या एप्लीकेशन है फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में, क्या वो फ्यूचर के लिए रेलेवेंट है, क्या आपके रिसर्च में जब आप काम कर रहे हो तो आप कुछ अपनी नॉलेज स्टूडेंट्स के साथ उनके ऊपर कुछ आप इंटरवेंशन प्रोग्राम लगा के उनको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हो, या टीचर्स के साथ काम कर सकते हो, या आप किसी भी एक स्ट्रैटा के लोगों के साथ मिलके उनको अपलिफ्ट कर सकते हो। तो आपका रिसर्च क्या ड्यूरिंग द रिसर्च भी रेलेवेंट है किसी के लिए, तो दैट इज़ योर वे ऑफ रिटर्निंग बैक टू द सोसाइटी। तो आप सैंपल कितना यूज़ कर रहे हो, टूल अवेलेबल है या खुद बनाओगे, तो इसके बारे में भी आपको आंसर देने के लिए रेडी रहना है। फिर उसके बाद आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, सबसे इम्पॉर्टेंट है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, किस फिलॉसफी और साइकोलॉजी पे आप अपना पूरा रिसर्च तैयार कर रहे हो, उसकी आपको थरो नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसमें ऑपरेशनल डेफिनेशंस आपने किस तरीके से डिलिमिट किया है, और किस किस पैरामीटर्स पे काम हुआ है और आपके लिए कौन सा रेलेवेंट रहेगा वो भी आपको याद रखना है। फिर स्टैटिस्टिक्स क्या इन्वॉल्व्ड है उसमें, आपका जो डिज़ाइन है रिसर्च डिज़ाइन, उसमें किस मेथड से आप डेटा कलेक्ट करो, क्या वो फोकस ग्रुप है, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, या आप एक इंटरवेंशन प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हो, तो वो भी क्लियर होना चाहिए। इसका फ्यूचर एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस क्या है, और लास्टली आपने एक चीज़ ऐड करनी है अपनी तरफ से, आपने जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो पीएचडी के लिए उसके प्रोफेसर्स की एक थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करो किस एरिया में है, और जो जो प्रोफेसर्स ने काम किया उसके उस सेटिंग में, उस एरिया में, उस वेरिएबल्स के साथ आप उनका एक ब्रीफ नोट लिख लो कि उन्होंने क्या काम किया है, और इंटरव्यू में आप ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो कि मेरा जो रिसर्च का एरिया है और इन इन प्रोफेसर्स का इस यूनिवर्सिटी में जो काम है थोड़ा मिलता है, और अगर हो सके तो आप विलिंग हो कि उनके साथ काम करो। तो इससे ये पता चलता है कि आप अपने आप को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आते हो सामने, और बैकग्राउंड स्टडी से ये क्लियर होता है कि आप एक डिलीजेंट स्टूडेंट हो, आप मेहनत करके हो, आप अपनी स्टडी अच्छे से करके हो। तो ये सब है जो आपको डिसर्टेशन की राइटिंग में और रिसर्च में भी हेल्प कर सकता है। कुछ पॉइंट्स मैंने रिसर्च प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा है, तो इन सबको याद रखते हुए आपको ऑल द बेस्ट एंड विशिंग यू द बेस्ट।